आज जो लोकसभा की स्थिति दिखाई देती है, जो लोकसभा के नतीजे आए, उसमें तो विपक्ष को और हाइपर होना चाहिए था। 240 नरेंद्र मोदी के, 233 शायद इंडिया अलायंस के नंबर थे। उसके बावजूद नरेंद्र मोदी ऐसे काम कर रहे हैं और ऐसे साथियों को साथ लेकर के चल रहे हैं इतनी मजबूती से, जैसे ये 350-400 वाले हों। और विपक्ष ऐसे बात कर रहा है जैसे उसको 250 के करीब नंबर नहीं आए हों। वो राहुल गांधी की पार्टी की जो परिस्थिति थी पिछले चुनाव से पहले 52 नंबर वाली, वहां कहीं वो हो। और इसके पीछे वजह क्या है ये समझ में नहीं आ रहा। कुछ लोग पूछते हैं नरेंद्र मोदी में इतना आत्मविश्वास कैसे बाकी है जब उनके पास उतने नंबर मौजूद नहीं है। लोग कहते थे कि ये तो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार का मन जाने कब पलट जाए, ये सरकार तो चल ही नहीं सकती। होते होते लगभग 1 साल होने को आ गया ना पूरा, और वो सारे बड़े काम नरेंद्र मोदी इस दरमियान करते जा रहे हैं जिनका उन्होंने वादा किया था। कहीं से महसूस नहीं होता कि इनको कहीं कोई कमजोरी है या इनको ये अगर ये सोचा है इसको पास कैसे कराएंगे। अब कल एक प्रोग्राम में नरेंद्र मोदी थे, उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। विशाखापट्टनम का प्रोग्राम था, आंध्र प्रदेश का। चंद्रबाबू नायडू साथ में हैं, उनके इसी खुली जीप में, वाहन में साथ चल रहे हैं, और दूसरी तरफ चल रहे हैं पवन कल्याण। अब ये तस्वीर, सारी पावर इक्वेशन जो है वो इस तस्वीर के अंदर छिपी हुई है। हमारे साथी जो है आपको और बेहतर तरीके से बताएंगे। अलग अलग पार्टियों के नेता हैं तीनों, लेकिन लग क्या रहा है कि एक लीडर है, नरेंद्र मोदी। कोई प्रॉब्लम नहीं है चंद्रबाबू नायडू को इस वक्त तस्वीर में उनकी साइड में खड़े होने में। हर्षवर्धन जी। नहीं, देखिए, अभी हम लोग जब राहुल गांधी के संदर्भ में ये सब चर्चा कर रहे थे तो विजय जी ने एक अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा कि आप जबरदस्ती थोड़ी नहीं कर सकते हैं किसी से। मतलब मैं आपका सम्मान करूं, ये मैं आपसे मतलब जबरदस्ती कर सकता हूं क्या? अर्न करना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी ने भारतीय राजनीति में सब कुछ हासिल किया है। अपनी पार्टी में स्वीकार्यता, पहले अपने राज्य में स्वीकार्यता, फिर अपनी पार्टी में स्वीकार्यता, फिर प्रधानमंत्री पद के तौर पर स्वीकार्यता, और लंबे समय तक तो जो जिसको हम लुटियन गैंग कह लें, खान मार्केट गैंग कह लें, दिल्ली क्लब कह लें, या जो भी कह लें, वो वाला वर्ग तब भी नहीं मानता था। और फिर उसके बाद जब एनडीए में स्वीकार्यता की आप बात अगर आप देखें तो कितना बड़ा डेंट लगाने की कोशिश हुई। एक समय में अचानक उनके 3 सबसे पुराने पार्टनर भाग गए, भाई शिरोमणि अकाली दल, शिवसेना, नीतीश कुमार और शिवसेना। उसके बावजूद जब अब यहां ये दिखते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने अपनी पोजीशन को बड़े सलीके से, स्ट्रांग तरीके से एकदम वहां फिट कर दिया है। चंद्रबाबू नायडू को पता है कि भारतीय राजनीति में नरेंद्र मोदी एरा चल रहा है। उस एरा में अगर आपको, जिसको कहते हैं कि रेलेवेंट फिनोमिना के तौर पर रहना है, तो वहां रहना ये आपको बड़ा बनाता है, यहां रहना छोटा नहीं बनाता। पवन कल्याण अपनी एक नई भूमिका देख रहे हैं। उनको लगता है कि नरेंद्र मोदी जैसे व्यक्तित्व के साथ अगर हम जुड़ेंगे तो ये आदमी निकलकर और आगे हमको लेके जा सकता है। तो ये जो नरेंद्र मोदी की भूमिका है, ये स्वीकार्य पार्टी के भीतर प्रधानमंत्री के तौर पर, जो एनडीए के पार्टनर हैं उनके तौर पर, और इसमें एक जोड़ते हुए चलते हैं जिस तरह की जियोपॉलिटिकल इक्वेशंस हैं, वर्ल्ड लीडर के तौर पर ये पावर इक्वेशन में है। इस वजह से भी भारत के नेताओं को लगता है, और ये मतलब वैसे तुलना हो जाती है, लेकिन जैसे नेहरू जी को लोग देखते थे तो ठीक उसी तरह से। और नेहरू जी का तो क्या था कि सब कुछ गांधी जी का साथ था, स्वतंत्रता आंदोलन था, कांग्रेस पार्टी थी। यहां तो सब कुछ इनको अर्न करके लाना। ठीक, लेकिन फिर भी ये तस्वीर थोड़ी सी मुझे जो है मतलब दिलचस्प इसलिए लग रही है, भाई यहां ऐसे रोचक दिख रही है। ऐसे पोज में नरेंद्र मोदी बीच में हो, चलती गाड़ी में आदित्यनाथ होते, योगी आदित्यनाथ होते, कोई और बीजेपी का चीफ मिनिस्टर होता, नड्डा जी होते, समझ में आता है। उसी पोज में है इसमें चंद्रबाबू ने। ये इंटरेस्टिंग है इस तस्वीर में। और वो कह क्या रहे हैं ये भी आप सुन लीजिए, और वो नीतीश कुमार को भी सुन लीजिए, जिनके बारे में लोग कहते हैं कब पलट जाए पता नहीं। सुन लें। राइट टाइम, राइट प्राइम मिनिस्टर फॉर इंडिया, दैट इज यू, दैट इज द बिगेस्ट एडवांटेज फॉर इंडिया। I am not praising you. Every citizen of this country has to understand. Brand of India is very strong. Wherever you go, Narendra Modi ji is standing very tall compared to all global leaders. He is no more Indian leader. He is the global leader. Under his leadership, he promoted India.
एक वो गलती हमरा पटिया वाला 2 जगह कर लिया था, तो उसको तो हम ही हटा दिए ना। हम कहना वो सब संभव नहीं है, जहां से हम सही थे। हमको मुख्य कौन बनाए? श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ना, कितना हमको मानते थे, कितना अच्छा करते थे। और जो डिपार्टमेंट था, जो भी हम काम करते थे, कितना जल्दी हमारा सब काम पूरा होता था। और उसका वही चाहते थे कि इसको हम मुख्यमंत्री तो उन्हीं करे किया, तो हम काहे नहीं करेंगे अलग? तो फिर जाकर के जो कुछ बोलते, इसलिए जान अब हम लोग का सब साथ है। अब कौन क्या बोलते रहता अंड उससे कोई लेना देना नहीं। भाई गजब बयान है दोनों, चंद्रबाबू नायडू के भी और नीतीश। चंद्रबाबू नायडू तो मतलब मैंने तो इस अंदाज में कभी देखा ही नहीं उनको, जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं। मोदी इज अ ग्लोबल लीडर, और अलग अलग पिच में बोला उन्होंने ये बात। वो दोनों वो लीडर है जो एनडीए छोड़कर गए थे, वो दोनों वापस लौट गए। चंद्रबाबू नायडू भी छोड़कर गए थे, वापस लौट के उन्हें जब लगा कि बिना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिना भारतीय जनता पार्टी के उनकी राजनीति आंध्र प्रदेश में भी नहीं होने वाली है। नीतीश कुमार को लगा, नीतीश कुमार लौट कर आए। और सिर्फ वो नहीं है, जो उनके पुराने साथी छोड़ के गए वो भी अब वापस आने के लिए कोशिश कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे तो संदेश भेज ही रहे कि कैसे महाराष्ट्र के बीएमसी में हम साथ मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं। अकाली दल का क्या हश्र हो गया है। अब अकाली दल खुद कोशिश कर रहा है कि कैसे पंजाब में भारतीय जनता पार्टी के साथ फिर जुड़कर जमीनी स्तर पर अपने आप को मजबूत करे। तो एनडीए के अंदर ऐसा कौन सा दल है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर चला गया? भाषा या रिझाने की कोशिश वो करता है जिसको जरूरत होती है। जरूरत या मजबूरी बीजेपी की है, उनको साथ चाहिए, गरज उनकी है। लेकिन यहां उल्टा हो रहा है, जिस तरीके से चंद्रबाबू नायडू को आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू को बीजेपी की जरूरत है क्या? नहीं, लेकिन बिल्कुल नहीं। वो खुद अभी इतनी जबरदस्त जीत लेकर के हासिल करके आए। सिर्फ चंद्रबाबू नायडू की बात नहीं, अभी तमिलनाडु में आप देखिए एआईएडीएमके के पलानीस्वामी का बयान आ गया कि अगर अगले विधानसभा चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी का हमारा गठबंधन होने की संभावना बनती है तो हम इस पर विचार करेंगे। अगर तमिलनाडु में डीएमके के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का साथ एआईएडीएमके गठबंधन करने के लिए अगर विचार करने का बयान अगर आ रहा है और अन्नामलाई कह रहे हैं कि यह बयान स्वागत योग्य है भविष्य की दृष्टि से, तो यह बता रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता सिर्फ उत्तर भारत के अंदर नहीं है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर है। जिस दक्षिण के अंदर भारतीय जनता पार्टी को पैर रखने के लिए जगह नहीं मिलती थी, अछूत माना जाता था, आज वहां के बड़े स्थापित दल भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाने के लिए तैयार हो रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू साथ में आए। इसके पहले आप देखिए जगन मोहन रेड्डी राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर रहे थे। उड़ीसा के अंदर आप देख लीजिए नवीन पटनायक एनडीए का हिस्सा नहीं थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ थे। वो बोलते थे रैली पे कि प्रधानमंत्री मोदी देश के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की जो लोकप्रियता है, जो काम है 2014 के बाद, अब इन क्षेत्रीय दलों की मजबूरी है कि उन्हें पता है कि भाई वृंदावन में रहना है तो राधे राधे कहना होगा, देश की राजनीति में रहना है तो प्रधानमंत्री मोदी को साथ लेकर चलना होगा। पूरा गठबंधन का दौर देखा है, मतलब ये इक्वेशन तो नहीं मुझे याद कभी किसी ने। बिल्कुल नहीं है, बल्कि गठबंधन में हमेशा कुछ ना कुछ ऊपर नीचे चलता रहता है। तो वही वाली बात वहीं से शुरू होती है कि भाई यू हैव टू अर्न ना, कि आपने वो अर्न किया वो रेस्पेक्ट। और फिर अभी जैसे चर्चा हुई नेहरू जी की, नेहरू और मोदी में एक बड़ा फर्क अडवाणी जी ने जो किया उसको देखना चाहिए। उनके अडवाणी जी के बयान में कि नरेंद्र मोदी इज द मोस्ट क्रिटिसाइज्ड मैन इन इंडियन पॉलिटिक्स। करेक्ट है ना? इतनी आलोचना किसी की नहीं इतनी आलोचना शायद मुझे भी इतने 30 साल 35 साल में मैंने नहीं देखा कि किसी नेता की हुई हो। उसके बाद आज सबके सब लोग उनके साथ रहने के लिए तैयार हों, खड़े हों, तो ये एक बड़ी ताकत है ना। ये अर्न की जाती है, और वो अर्न कब होती है? जब आप ताकतवर लगते हैं। आपने बहुत ठीक से सवाल किया कि भाई आज जरूरत तो बीजेपी को हो सकती है चंद्रबाबू नायडू की, जिसके लिए हम लोग रोज मजाक उड़ाते रहे कि भाई बैसाखी पर चल रही है सरकार, तो बैसाखियाँ की कहाँ है? ऐसा लग रहा है कि बैसाखी को चाहिए कि भाई ये आदमी नहीं होगा तो गिर नहीं जाएंगे, खड़ी कैसे होंगी? हाँ, खड़ी कैसे होंगी। और चंद्रबाबू और नीतीश कुमार दोनों ही बहुत ट्रिकी और सीजन पॉलिटिशियन, उनको आप ऐसे छोटा मत मानिए। उन पे भरोसा करना भी बहुत मुश्किल काम होता है। और दोनों लोगों ने नरेंद्र मोदी का साथ छोड़ा, ठीक है, बिल्कुल एक मतलब बीजेपी की बात मत करिए, दोनों का कारण नरेंद्र मोदी रहे। और उसके बाद आज वो दोनों साथ हैं। बल्कि नीतीश जी के लिए तो मैं कहता हूँ कि आप कुछ सार्वजनिक तौर पे ऐसी कोशिश कीजिए कि भाई अब हम सब लोगों ने मान लिया कि आप कहीं नहीं जाएंगे, रोज रोज कहने की जरूरत नहीं, कैसी कोई जैकेट लिखवा लें वैसा है। और चंद्रबाबू ने भी किया है, तो वो जानते हैं कि आंध्र प्रदेश में किस तरह की ताकत है। देखो, इसको एक और बात समझने की कि कोई बड़ा नेता और सम्माननीय कब होता है? जब वो अपने से कमजोर लोगों को भी बराबर का सम्मान देता हो, ताकत देता हो। मुझे वो याद आ रही है बात, जब ये आंध्र प्रदेश में थे तो मोदी जी ने एक लाइन बोली जब पवन कल्याण के साथ वो खड़े हुए थे। उनका ये पवन कल्याण जो है, ये पवन नहीं आंधी है।
तो वो जो एक आप जिस तरह से किसी को रेस्पेक्ट देते हैं, कद देते हैं, यहाँ तो आप बिस्किट खिलाते रहते हैं किसी को अपने साथी के सामने। तो रेस्पेक्ट भी देना जो है ना, उससे आप अपने आप अरे आप उसको भूले जोड़ने नहीं थे अभी तक बात ये? वो रेफरेंस, मुझे रेफरेंस में कोई बात राहुल याद, गांधी कुत्ते को बिस्कुट खिला रहे थे। रेफरेंस में कोई ना कोई बात याद आ जाती है। तो इसलिए उसको भी एक पॉलिटिक्स आप आज आर्ट के है, आप कला है। बिल्कुल सही। आप आज की ऑपोजिशन की किसी दौर के साथ तुलना करना चाहेंगे? कब ऐसा ऑपोजिशन इतना फ्रैक्चर्ड रहा हो? नहीं, इतनी बड़ी संख्या में होने के बाद इतना फ्रैक्चर रहा हो ऐसा मुझे कभी याद नहीं। ओके, इस तरह का कभी नहीं रहा। मतलब विपक्ष तो नहीं, रहता टूटा है, हाँ? 79 में टूटा, जब 77 में सरकार बनी जनता दल की, तो इतना बड़ा मैंडेट मिलने के बाद तुरंत 2 साल के अंदर सब टूट नहीं, फूट के अलग हो गए सरकार ना। में जब थे, वो तो सरकार थी ना। विपक्ष के तौर पर वो तो, अरे इमरजेंसी को तो आप याद कीजिए, इमरजेंसी में तो विचारधारा, जब बार बार हम गठबंधन, इसलिए मैं 77 का जिक्र करता हूँ, उसमें तो जितने लोग थे वो मजबूत विचारधारा वाले लोग थे, अपनी अपनी विचारधारा पर, और सब विचारधाराएं अलग थी। हर वक्त की ऑपोजिशन ने कोशिश की है कि अपने सारे अंतर्विरोध भुलाकर कैसे भी इसको नीचे गिराओ। इसको नीचे गिरा, चाहे वो इंदिरा गांधी का वक्त रहा हो, चाहे वो राजीव गांधी का वक्त रहा हो, या तमाम, या वाजपेयी का वक्त रहा हो। ठीक है। और जब मौका मिले तो जुड़ जाओ सरकार बनाने के लिए। 1996 में जब सरकार गिरी वाजपेयी की, तो उस समय सब लोगों ने यही कोशिश की ना कि इनको नहीं रहने देना है। 13 दिन में वो सरकार गिर गई। ठीक है, तो वो नहीं हो रहा, वो नहीं हो पा रहा यहाँ पर। अभी यहाँ वही मैं कह रहा हूँ कि हमेशा लड़ाई के लिए आपको दुश्मन तय करना होता है। जैसे किसी मंजिल पे पहुंचने के लिए मैं कहता हूँ कि दिल्ली में बड़ा स्टेशन है नई दिल्ली, वहाँ पे तब सब ट्रेन खड़ी हुई हैं, राजधानी भी है, वंदे भारत भी है, तमाम खड़ी हैं। लेकिन आप राजधानी सबसे अच्छी ट्रेन है, आप उसमें बैठ जाएंगे क्या? आपको पहले तय करना कि किस स्टेशन पहुँचना है। जब स्टेशन तय होता है ना, तब आप ट्रेन तय कर दो। त्रिपाठी जी, सर, जो सबसे बड़ी चीज़ है जिसको आप लोग चर्चा कर रहे थे, यहाँ तो किसी का किसी से कुछ बिगड़ भी नहीं रहा है। मतलब ये गठजोड़ तो कितना अच्छा था ना। सब एक दूसरे की प्रशंसा करते रहते, सब कहते कि भाई साहब आपसे अच्छा कोई नहीं है, और सब बढ़िया से करते रहते। लेकिन चूंकि जो धुरी है उसमें खामी है, धुरी की समस्या है, उस धुरी की वजह से पहिया डगमगाने लगता है। कोई मजबूत नेता चाहिए ना। आप 67 के उदाहरण, 77 के उदाहरण और बाद के जो 90s के उदाहरण है वो क्यों नहीं चलते? क्योंकि उस वक्त जो नेता थे वो सब कद वाले नेता थे। ठीक है, इंदिरा जी के विपक्ष में जो थे, नहीं, इंदिरा जी के विपक्ष में थे, तो सारे जो विपक्षी नेता थे सब बड़े बड़े कद के नेता थे। नहीं, लेकिन वो तो कोई मजबूत सत्ता के विचारधारा लोग ही वाले नहीं। लोग थे ना। मैं इसलिए स्ट्रॉन्ग कंट्रास्ट बता रहा हूँ। स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजिकल वो थे, स्ट्रॉन्ग लीडर थे, उसके बाद भी उनके ऊपर आप चाहे जो सवाल खड़ा करें, उनकी पर्सनल इंटीग्रिटी पे कोई सवाल नहीं। असली मुश्किल वहां है, इसलिए ये सारा संकट खड़ा हो रहा है। बाकी तो ठीक है, बाकी तो झगड़ा झंझट तो नेता हैं वो करते ही रहेंगे। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं, कांग्रेस को बैठ के जरा सोचना चाहिए कि आखिर क्या सचमुच वो इसी तरह से चलाना चाहती है। और जो कांग्रेसी है, अक्सर आप हंसी मजाक में किसी क्लब में और कहेंगे तो कहेंगे अरे कितना दिन मोदी रहेंगे 29 के बाद, तो वो इसके लिए भी तैयार बैठे। अच्छा, कांग्रेसियों कोई ऐसी समस्या भी नहीं, बीच बीच में कुछ राज्यों में सरकार आ जाती है। अब तो 2 बड़े, बेंगलुरु और हैदराबाद 2 बड़े केंद्र हैं, तो सबका काम धंधा चल रहा है। आजकल आप पता कर लीजिए, पहले कांग्रेसी नेता क्या था कि रायपुर बड़ा टिकट कराते थे। अच्छा, ओ, रायपुर खूब जाते थे लोग। आप पता कर कांग्रेस के नेताओं का फ्लाइट का डिटेल निकलवाइए। और अब क्या है, अब आप देखिए तो उनका छोटा बड़ा नेता, पता चला किसी राज्य का नेता, वो कहे बेंगलुरु जा रहे हैं, कहे क्या है भैया कुछ काम है, ऐसे ही हैदराबाद चला जाता है। उसका आईटी से कोई लेना देना नहीं, फिर भी 4 आईटी वाली कंपनियों को बैठा के दिल्ली में वो चला जा रहा है। लेकिन 2 केजरीवाल, 3 स्टेट हैं कांग्रेस के पास, तो 2 केजरीवाल के पास भी हैं। केजरीवाल के बराबर, लगभग बराबर ले आए ना। केजरीवाल की ऐसी कोई स्टेट नहीं है। दिल्ली एनसीआर आईटीआर फाइलिंग के मामले में ऊपर चला गया है, लेकिन फॉर्च्यून 500 कंपनियां गुरुग्राम में, वहां वो रहती हैं। मैं पॉलिटिकल सेंस में बात कर रहा हूं। आप दोनों जहां ले जा रहे हैं वो मैं समझ रहा हूं। पॉलिटिक्स और इकोनॉमी दोनों एक साथ चलते हैं। सांसद भी तो कांग्रेस के पास, ये भी तो है ना। ठीक है, ये सही है कि एक पूर्ण राज्य मिल गया, दूसरी जगहों पे जा रहे हैं, तो वो कांग्रेस के लिए थ्रेट है। लेकिन अभी अरविंद केजरीवाल बहुत दूर हैं कांग्रेस पार्टी से, कोई मुकाबला ही नहीं है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात है कि इस समय जो गठबंधन है विपक्ष का, जो भी है, यदि आप इस पर सवाल मत कीजिएगा, जो लोग हैं वो आइडियोलॉजिकली कोई बहुत कंट्रास्ट में नहीं है, सब एक प्लेटफॉर्म सब के एक हैं, जैसे हैं। जिस पर हम सच विचारधारा बात की तो यही है, चर्चा अगर एक करें, पार्टी बना लें तो कोई बुरा नहीं कोई मानेगा। फर्क भी नहीं पड़ेगा। मतलब प्लेटफॉर्म, आइडियोलॉजिकल प्लेटफॉर्म तो एक ही है कमोबेश। मतलब यदि उसको आप देखें तो सेक्युलर प्लेटफॉर्म, माइनॉरिटी के साथ वाला, जो भी कहें, वो प्लेटफॉर्म एक है। जबकि हम लोग बार बार बात करते हैं कि नहीं विचारधाराओं का फर्क होगा, विचारधारा के फर्क वाले तो मजबूत गठबंधन रहे, यहाँ विचारधारा सबकी एक है मोटे तौर पर। कोई ऐसा तो मेरे ख्याल से कोई विरोध उसमें नहीं है। उसके बाद भी हो रहा है, तो वो जो धुरी की बात
कर रहे हैं हर्ष जी, उसमें शायद कुछ प्रॉब्लम हो टेक्निकल। प्रॉब्लम न्यूक्लियस में है और वो न्यूक्लियस कांग्रेस में है। और उसके बिना तो सब चीजें जुड़ती नहीं है ना। न्यूक्लियस तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है यदि आप साइंस को देखते हो। केंद्र में एक तो कोई मजबूत होना चाहिए ना भाई। कांग्रेस जब मजबूत रहेगी तभी तो विपक्षी दल उसके इर्द गिर्द घूम सकता है। कांग्रेस इतनी कमजोर हो गई है, विपक्ष की पार्टियां ही उसको अपना नेता मानने को तैयार नहीं है और ये मान रही है कि कांग्रेस हमारे पर बोझ है, तो कैसे विपक्ष मोदी को चुनौती दे पाएगा? 2:30-3 बजने वाले हैं, कल 1 बजे में घंटे बचे 22, तो 22 घंटे आप लोगों के बाद आप सोच लीजिए कि राहुल गांधी को क्या कर लेना चाहिए, अब क्या करें, कांग्रेस पार्टी क्या करे। तो कल 1 बजे फिर हम बैठते हैं, इस बात पर तय करते हैं कुछ। नहीं, मैं कह रहा हूँ थोड़ा कांग्रेस भी बैठे, हम लोग तो कल फिर बैठेंगे। ठीक है, बहुत धन्यवाद। खड़े रहेंगे। खड़े रहेंगे। बहुत शुक्रिया हर्षवर्धन जी, विजय जी बहुत धन्यवाद, समीर जी बहुत शुक्रिया आपका।